प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी इंटरमीडिएट की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आइए आज हम उसके अगले गद्यांश का अध्ययन करते हैं। हमारा गद्यांश है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। तो ये हमारा आज का गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश को आप लोग 2-3 बार पढ़ करके इसे अच्छी तरह से मनन कर लीजिएगा, फिर इसके प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो आइए हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम जानते हैं कि संदर्भ में हमें शीर्षक और लेखक का नाम बताना होता है। तो इसका संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। संदर्भ लिखने में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप गद्य खंड के पाठों का संदर्भ लिख रहे हों तो वहां पे लेखक का नाम लिखिए, और जब आप काव्यखंड के पदों की व्याख्या कर रहे हों या काव्यखंड का संदर्भ लिख रहे हों तो वहाँ पे आप लेखक की बजाय रचयिता लिखिए, क्योंकि गद्यखंड के पाठों में लेखक और काव्यखंड के पाठों में रचयिता का नाम लिखना उपयुक्त होता है। कुछ छात्र कभी कभी भूलवश गद्य के पाठों में भी रचयिता का नाम लिख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो इसका उत्तर हमारी पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तीसरा प्रश्न है, किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? तो इसका उत्तर हमारे गद्यांश की चौथी लाइन में दिया गया है। यदि किसी राष्ट्र की भूमि और उस पर निवास करने वाले जन को उनकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाता है। आज का चौथा प्रश्न, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो इसका उत्तर भी इसी गद्यांश की छठी लाइन में है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। हमारा पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर आप लोग यह ध्यान दीजिए कि इस गद्यांश में 2 रेखांकित अंश दिए गए हैं। यदि बोर्ड परीक्षा में दिए गए गद्यांश में 2 रेखांकित अंश हों तो हमें दोनों रेखांकित अंशों की व्याख्या अलग अलग करनी होती है और दोनों रेखांकित अंश के लिए 1-1 अंक निर्धारित होता है। यदि रेखांकित अंश एक ही होगा तो वह अकेले 2 नंबर का होगा, लेकिन यदि 2 रेखांकित अंश होंगे तो दोनों 1-1 अंक के होंगे। यह ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रथम रेखांकित अंश है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। कबंध कहते हैं सिर रहित धड़ को।
इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। भूमि और जन के बाद लेखक राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है कि बिना संस्कृति के मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। संस्कृति से रहित मानव को उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे बिना सर के धड़, जो निष्क्रिय एवं अनुपयोगी होता है। वस्तुतः संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। जैसे मानव शरीर में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि संस्कृति ही हमें चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और उसकी उन्नति निहित होती है। तो ये हमारे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आइए अब हम अपना दूसरा रेखांकित अंश देखते हैं। हमारा दूसरा रेखांकित अंश है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विरहित का अर्थ होता है अलग करना और विटप का अर्थ है वृक्ष। लेखक कहता है कि राष्ट्र के स्वरूप निर्माण में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्धशाली राष्ट्र को भी मिटते देर नहीं लगेगी। संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का फूल है। जिस प्रकार फूल वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं और उसे फलवान बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृति भी मानव जीवन को सुंदर और सफल बनाती है। तो इस प्रकार हमारे दोनों रेखांकित अंश की व्याख्या पूर्ण होती है। इसके अलावा आइए हम इस गद्यांश से एक प्रश्न और हल कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी हमारे इसी गद्यांश में दिया हुआ है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस गद्यांश की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।